हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त भी होंगे। सवालों में एंजॉय भी कर रहे होंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारा चल रहा था बच्चों, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैंने सेकंड लॉ की शुरुआत कर दी थी। उसके स्पेशल पॉइंट बताए थे आपको, केवल एक पॉइंट बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द फोर्स। गिव्स अस द फोर्स का मतलब है मैग्नीट्यूड वो देता है, डायरेक्शन वो देता है, यूनिट डायमेंशन के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। फिर मैंने आपको उसका यूनिट भी बताया था फोर्स का, एब्सोल्यूट यूनिट न्यूटन और डाइन। फिर बाकी ग्रेविटेशनल यूनिट केजी वेट और ग्राम वेट। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और 1 केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो या न्यूटन को केजी वेट बनाना हो तो उसके बीच में आपको रिलेशन भी निकाल कर दिया था। 1 केजी वेट फोर्स का मतलब भी समझाया था आपको कि जब 1 किलोग्राम की बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो यानी 1 केजी वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन आया था आपके पास में। चलिए बच्चों, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इस पॉइंट को। हम सबको मालूम बच्चों कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें मालूम बच्चों कि एफ एक्सनल जो होता है वो डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी होता है। मैंने आपसे कहा था कि ये टाइम इंटरवल है, और टाइम इंटरवल पर अगर आप फोर्स निकालते हैं तो वो फोर्स कहलाता है एवरेज एक्सनल फोर्स, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी के बराबर। यहां से अगर मैं डेल्टा टी को इधर ले जाता हूं बच्चों तो यह आता है डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ एवरेज वेक्टर इनटू टाइम ड्यूरेशन। इसी को हम कहते हैं बच्चों इंपल्स थ्योरम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इंपल्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है ये। तो दिमाग में बात आएगा, ये अगर इंपल्स थ्योरम तो इंपल्स कहते किसको है? इंपल्स, impulse is the product of large amount of force and short duration of time. Known as impulse। यानी आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्सनल इंटू डेल्टा टी। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के मल्टीप्लीकेशन को इंपल्स कहा जाता है। यूनिट की अगर बात करेंगे बच्चों तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, टाइम की यूनिट सेकंड होगी, न्यूटन सेकंड। पर यह भी दिख रहा है अपने को कि यही इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, और फिजिक्स में वही क्वांटिटीज बराबर हो सकती जिनकी यूनिट्स सेम होती है। यानी न्यूटन सेकंड को मैं यूनिट लिख सकता हूं केजी मीटर पर सेकंड के बराबर भी, यानी ये केजी मीटर पर सेकंड भी बन सकती है इसकी यूनिट, क्योंकि वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखेंगे बातों को कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तक फोर्स और टाइम ड्यूरेशन के मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पर अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर आपको एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अगर कोई भी फंक्शन बना हुआ है टाइम का तो आप dt से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, और इधर भी dp अमाउंट मिलेगा, तो p अमाउंट इक्वल्स टू आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt। ये भी इंपल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसको डेल्टा p लिखो क्योंकि ये p1 से p2 तक होगा, तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा अपने पास में। यहाँ t1 से लेकर t2 तक आपको लिमिट लगानी पड़ेगी।
फोर्स अगर टाइम का फंक्शन बनाकर देता है, वेरिएबल अगर देता है, तो इसी चीज को आप ऐसे इंटीग्रेट करके लिख लीजिएगा बच्चों। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ डायरेक्शन always in the direction of force. फोर्स की डायरेक्शन में, क्योंकि इंपल्स टाइम तो स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इंपल्स उसी डायरेक्शन में होगा बच्चों। अब देखिए इंपल्स जो है ना बच्चों, वो हमारे कैसे काम आता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अगर मान लीजिए कहीं पर भी फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आया, मतलब इंपल्स कांस्टेंट हो जाए बच्चों, ठीक है, एक स्पेशल केस बना रहा हूं इसका, उससे आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट के जवाब बड़े आराम से मिल पाएंगे, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स फिर कैसे करेंगे वो भी आपको समझने होंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, स्पेशल केस बना रहा हूं मैं, स्पेशल कंडीशन दे रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। स्पेशल कंडीशन कि अगर मान लो इंपल्स हमारे पास कांस्टेंट है, इंपल्स जो है वो कांस्टेंट है बच्चों, इसका मतलब है कि फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। तो यहां से मैं फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूं बच्चों। तो इसको मैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ड्यूरेशन लिख सकता हूं। तो ये कंसेप्ट हमें बताता है कि अगर इंपल्स कांस्टेंट है तो टाइम ड्यूरेशन को अगर बढ़ाओगे तो इस इंपल्सिव फोर्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर टाइम ड्यूरेशन को आप घटा दोगे तो इंपल्सिव फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी बच्चों। ये कंसेप्ट हमारा काम आता है बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजों के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि कोई भी क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है बच्चों, बॉल को जब कैच करता है तो जैसे ही बॉल उसके हाथ में आती है तो बॉल की मोशन की डायरेक्शन में ही, बॉल नीचे आ रही है तो जैसे ही बॉल उसके हाथ में आती है वो अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ पुल करता है। रीजन, कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन को बढ़ाता है। कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन को बढ़ाने से इंपल्सिव फोर्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो इंजर्ड होने से बच जाएगा, ठीक है। कोई भी क्रिकेटर जब भी बॉल को कैच करता है तो बॉल के मोशन की डायरेक्शन में वो अपने हाथ को पीछे की तरफ पुल करता है कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए, और कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन बढ़ेगा तो इंपल्सिव फोर्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वो इंजर्ड होने से बच जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखें आप, आपने देखा होगा कि जब ट्रेन में हम बैठे होते हैं बच्चों, और ट्रेन जब चलती है तो आपने देखा होगा ट्रेन जब चलती है तो आवाज़ आती है खटाखट 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 खटाखट, इस प्रकार से आवाज़ें आती है। तो वो एक्चुअल में काई की आवाज़ आती है। एक तो आती है अपने पास में कि रेल के जो व्हील हैं अपने पास में वो लोहे की पटरी पर चलते हैं, उसकी भी आवाज़ आती है, प्लस बोगीज जो होती है वो आपस में इम्पैक्ट करती हैं, बोगीज जो होती है वो आपस में इम्पैक्ट करती हैं। तो आपने देखा होगा कि दो बोगीज के बीच में बड़े बड़े से गोल गोल से पहिए से लगे होते हैं बच्चों, बफर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। जस्ट लाइक इज ए स्प्रिंग, जब एक बोगी दूसरी बोगी पर इंपैक्ट करती है तो वो कंप्रेस होते हैं आपस में और उनका कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन बढ़ता है। कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन बढ़ने से उनका इंपैक्ट इंपल्सिव फोर्स जो आता है वो पैसेंजर पर ट्रांसफर नहीं हो पाता, होता है तो बहुत स्लाइटली ट्रांसफर होता है कि कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन अपने पास इंक्रीज कर दिया है आपने। अगर मान लो वो स्प्रिंग नहीं हो बच्चों, एक बोगी ने दूसरी बोगी पर इंपैक्ट करा, बस एक इंस्टेंट के लिए इंपैक्ट में आई, तो बहुत तगड़ा वाला इंपल्सिव फोर्स पैदा होगा और वो पूरा का पूरा पैसेंजर पर ट्रांसफर होगा। तो पता चला कि मैं इस सीट पर बैठा हुआ हूँ, पीछे से धक्का लगा, मैं उछल कर सामने वाले की गोद में, ठीक है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए वो बूफर्स लगाए गए हैं बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा जितने भी टू व्हीलर्स होते हैं उनके बीच में टू व्हीलर्स जो होते हैं उसके अपने पास में पिस्टन लगा होता है, कंप्रेशर लगा होता है, पिस्टन लगा होता है दोनों व्हील्स पर। तो जब बच्चों कोई भी व्हीकल अपने पास से टू व्हीलर जब गड्ढे में जाता है तो वो पहले पिस्टन जो होता है वो कंप्रेस होता है, उससे कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन बढ़ता है और वो जो ग्राउंड से इंपल्सिव फोर्स मिलता है वो आपको कम इंपैक्ट का वाला मिलता है और आपको फील नहीं होता, एक जर्क पैदा।
अगर वो नहीं हो, मान लो सीधा सीधा आपने केवल स्टैंड लगा दिया व्हील्स को पकड़ने के लिए, और जैसे ही बॉडी गड्ढे में जाएगी अपने पास से व्हीकल, वो सीधा इंपल्सिव फोर्स आप पर आएगा और आप उछल जाओगे उस टू व्हीलर से। तो ये ऐसे छोटे छोटे से थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं बच्चों, जिनके जवाब मैंने आपको दिए। अब इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल की वैरायटीज है बच्चों, वो 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैं उनको स्टैंडर्ड क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊंगा आपको, जिससे कि आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन टाइप 1 की बात अगर हम करें, इस इंपल्सिव क्वेश्चन पर बेस अपने पास में है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंपल्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंपल्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों। 3 तरीके का क्वेश्चन होता है। टाइप नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूं, पहले आपसे समझिएगा। वॉल और बॉल का कंसेप्ट आता है बच्चों, वॉल बॉल कंसेप्ट। ये एक वॉल है बच्चों, यहां से आपने वॉल के नॉर्मल डायरेक्शन से, यानी परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल एक्सिस भी कहते हैं, ध्यान रखना। यहां से एक बॉल, m मास की बॉल u स्पीड से स्ट्राइक करती है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। इलास्टिकली स्ट्राइक कर रही है, तो जितनी स्पीड से आकर ये टकराएगी v मान लो, ठीक है, उतनी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगी, उतने ही एंगल पर रिबाउंड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये स्ट्राइकिंग जो होगी वही हमारी v इनिशियल होगी, उसकी वैल्यू v है, और रिबाउंडिंग जो होगी वो फाइनल वाली होगी और वो उसकी वैल्यू भी v के बराबर है। कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन मान लो डेल्टा t सेकंड का आपको दे रखा है। पूछेगा अपने से फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल बाय द बॉल। ठीक है, फोर्स, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल बाय द बॉल। तो ड्यान से देखो, अभी अभी आपने पढ़ा है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है बच्चों, वो एवरेज फोर्स और टाइम ड्यूरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप एवरेज फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो आपको बॉल के मोमेंटम के अंदर चेंज निकालना पड़ेगा, और मालूम है भाई कि बॉल का मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेलोसिटीज जो आपको दे रखी है वो इंक्लाइंड पोजीशन पर है, तो इनके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे बच्चों आपको। जब आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये v cos थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा नीचे की तरफ होगा। ऐसे इसके भी सिमिलरिटी से एंगल थीटा होगा, तो ये v cos थीटा होगा, दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा v sin थीटा। तो आपको चेंज इन मोमेंटम पहले निकालना पड़ेगा, वो होगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को लिखोगे v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप। तो यहां से मैं चेंज इन मोमेंटम वेक्टर निकालता हूं m, तो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को लिखोगे आप v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप। इनिशियल को लिखोगे आप माइनस v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप। ध्यान से देखो, j कैप j कैप वाली टर्म कट जाएगी और i कैप वाली ऐड हो जाएगी, तो आपको कुल मिलाकर मिलेगा 2mv cos थीटा i कैप के बराबर। j कैप वाली टर्म कट चुकी है, i कैप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस नॉर्मल एक्सिस के अलोंग मोमेंटम में चेंज आया, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, यानी वॉल के पैरेलल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, v sin थीटा v sin थीटा, ये दोनों अपोजिट में, तो ऐड होकर मिलेगा 2mv cos थीटा के बराबर। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, 2mv cos थीटा के बराबर। टाइम ड्यूरेशन डेल्टा t दे रखा है, तो देयरफॉर एवरेज फोर्स जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा t के बराबर। ये नीचे पर ये ध्यान रहे,
फॉर्मूले को आप एमटीआर तो कर लीजिए, मना नहीं है, पर ये फॉर्मूला तभी काम में लेना जब आपको बॉल का इंक्लिनेशन नॉर्मल से दे रखा हो। बॉल का इंक्लिनेशन अगर वॉल से दे दिया तो यह कॉस की जगह पर साइन कर देना, बस आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, ये पहला वैरायटी का कंसेप्ट का सवाल। इस पर कम से कम 3 से 4 सवाल पूछे जा चुके हैं बच्चों, पर इसमें एक केस आप जरूर ध्यान रखो। कैसा केस? स्पेशल कंडीशन डाल देता हूं मैं, यहां पर डाल देता हूं। चलिए, कि अगर मान लो कि थीटा जो है वो 0 डिग्री कर दिया जाए, यानी कि वॉल पर सीधे सीधे हॉरिजॉन्टली बॉल को आपने फेंका, मतलब कंडीशन ये है, ये बॉल और बॉल ऐसे आकर टकराई और टकराकर ऐसे रिबाउंड हो जाए, तो एवरेज फोर्स जो आएगा बच्चों वो आएगा 2mv अपॉन डेल्टा टी के बराबर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी भाई, तो 2mv अपॉन डेल्टा टी मिलेगा। ये कंसेप्ट आपका। अब इसी कंसेप्ट पर सवाल पूछ लिया बच्चों अपने पास में। कैसे सवाल पूछा गया देखो आप। सवाल ऐसे पूछा गया, a ball of mass 150 ग्राम strikes horizontally on cricket ball with velocity 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो आप जरा ध्यान से, क्रिकेट बैट बनाता हूं मैं एक, ये एक बॉल है बच्चों, ये बॉल हॉरिजॉन्टली आकर इस क्रिकेट बैट से टकराई। टकराने वाली वेलोसिटी इनिशियल होगी विद, आपको बोला गया 12 मीटर पर सेकेंड, एंड रिबाउंड्स बैक विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इफ कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन बिटवीन बॉल एंड बैट इज 0.1 सेकेंड, फाइंड फोर्स exerted on bat by the ball। दीवार की जगह पर बैट कर दिया यार, और क्या, वहां दीवार पर पूछा गया था, बैट पर पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट अब यहां पर डायरेक्ट 2mv मत कर देना, क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन नहीं है बच्चों। वो इलास्टिक कॉलिजन के लिए एप्लीकेबल था 2mv अपॉन डेल्टा टी। यहां पर आपको स्ट्राइकिंग और रिबाउंडिंग दोनों वेलोसिटीज अलग अलग दे रखी हैं, तो चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना पड़ेगा। और आप राइट साइड की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को आप हमेशा नेगेटिव मानते हैं। तो पहले बॉल का मोमेंटम चेंज निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। वो होगा बच्चों m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। m 150 ग्राम दे रखा है बच्चों, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना मत भूल जाना, ठीक है। 150 ग्राम दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी राइट साइड पर है तो आप इसको +20 लिख दीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट साइड पर है तो उसको माइनस में लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 32 के बराबर। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल जो आया उसका मैग्नीट्यूड आया 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 32 के बराबर। एक 0 से एक 0 को उड़ा दीजिएगा बच्चों, ये 16, ये 50, ये 10 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा 5 से, तो डेल्टा पी इक्वल 16 × 48, ये 10, तो 4.8। ये तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आई है 4.8, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आई है 4.8 के बराबर। अब आपको एवरेज फोर्स चाहिए बच्चों, तो एवरेज फोर्स क्या बताया था मैंने आपको? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो 4.8 डिवाइडेड बाय 0.1 कर दीजिए, तो 48 न्यूटन का फोर्स बैट पर एक्ट होगा। थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेते बच्चों कभी कभी सवाल को, ऐसे सवाल को, जैसे अगले सवाल के अंदर मान लो आपसे बोल दिया अगले सवाल में आपको बोल दिया कि बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम, ठीक है। बॉल का मास जो आपको दिया है वो 1 किलोग्राम दिया हुआ है,
मास ऑफ बॉल आपको दे दिया बच्चों 1 kg के बराबर, और बोला कि बॉल जो है वो बैट से हॉरिजॉन्टली टकरा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टली टकरा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर स्ट्राइकिंग बॉल रिबाउंड्स वर्टिकली अप विद सेम स्पीड, और कांटेक्ट ड्यूरेशन आपको दे दिया मान लो 0.1 सेकेंड का। तो फोर्स ऑन बैट पूछेगा आपसे, तो बॉल का मोमेंटम चेंज m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। m की जगह पर 1 kg बटा फाइनल की जगह 10 j कैप, इनिशियल की जगह पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि तो लेफ्ट साइड पर है तो माइनस 10 i कैप, फाइनल वाला ऊपर था तो प्लस j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको। इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो 10√2 आ जाएगा बच्चों। ये तो चेंज इन मोमेंटम और एवरेज फोर्स आपको चाहिए यार। तो 10√2 डिवाइडेड बाय 0.1 तो 100√2, √2 के लिए 1.414, तो कह दीजिए आप 141.4 न्यूटन का फोर्स बैट पर एक्ट होगा। चलिए भाई, ये पहली वैरायटी का सवाल था बच्चों। दूसरी वैरायटी का सवाल देखेंगे, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, इस पर बेस भी 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है। बॉल ग्राउंड का क्वेश्चन है, ग्राउंड और बॉल के लिए कहता है बच्चों कि एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप कर देगा। हाइट आपको दे दी जाएगी, बॉल को यहां से ड्रॉप करेगा, बॉल का मास भी होगा, बॉल किसी न किसी वेलोसिटी से आकर यहां स्ट्राइक करेगी। जो भी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी वही इनिशियल होगी बच्चों, √2g कैपिटल H के बराबर होगी। बॉल यहां से रिबाउंड होगी और वो किसी न किसी हाइट तक उसको पहुंचा देगा। मान लो स्मॉल h हाइट तक पहुंचा दिया, तो रिबाउंडिंग वेलोसिटी जो आएगी वो √2g स्मॉल h के बराबर आएगी। पर ये ध्यान रहे, v इनिशियल जो होगी वो √2g कैपिटल H होगी और उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। v फाइनल होगा √2g स्मॉल h होगा पर उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। और इन जनरल हम अपवर्ड को लेते हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड को लेते हैं नेगेटिव। ठीक है। कांटेक्ट ड्यूरेशन की वैल्यू आपको डेल्टा टी सेकंड यहां पर देगा। कांटेक्ट ड्यूरेशन डेल्टा टी सेकंड आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा फोर्स ऑन ग्राउंड, एवरेज फोर्स ऑन ग्राउंड। तो वही कंसेप्ट बच्चों, बॉल का मोमेंटम चेंज आप निकाल दीजिए पहले। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल आप निकालोगे तो m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी है बच्चों अपवर्ड, तो प्लस √2gh आएगा स्मॉल h। इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड तो माइनस √2g कैपिटल H। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, √2g स्मॉल h प्लस √2g कैपिटल H। बस आपको एवरेज फोर्स चाहिए। एवरेज फोर्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो m√2g स्मॉल h प्लस √2g कैपिटल H डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन कर दीजिएगा। इस फॉर्मूले को भी आप बना दीजिए MTR। इसको भी आप MTR कर लीजिए तो आपको सवाल करने में आसानी हो जाएगी बच्चों। सवाल जैसे पूछा गया था एक बार यहां पर कि एक बॉल को 9.8 मीटर हाइट, 5 मीटर हाइट से 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया और बॉल टकराकर 3 मीटर हाइट तक रिबाउंड हो गई। कांटेक्ट ड्यूरेशन की वैल्यू 0.1 सेकंड दे रखी थी और पूछा गया था एवरेज एक्सीलरेशन ऑन द ग्राउंड। अब बच्चा कहे यार एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकले? अब फोर्स तो निकाल लो पहले। बोलो सर बॉल का मास तो दिया ही नहीं था सवाल में। अबे मास नहीं है तो इस मास को उठाकर तू यहां लेकर आएगा भाई। तो जब आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला गया तो मालूम है यार कि एक्सीलरेशन जो एवरेज आएगा बच्चों वो क्या होगा, एवरेज मास के अंदर आप मास से, एवरेज फोर्स में जब मास से डिवाइड करोगे तो एवरेज एक्सीलरेशन आएगा। तो आपको सिर्फ करना क्या था, वहां से मास को उठा के इधर लाना था फोर्स के नीचे। तो यहां क्या बचेगा बेटा, √2g स्मॉल h प्लस √2g कैपिटल H डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो एक्सीलरेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। बस खत्म, दैट्स ऑल। ठीक है।
तीसरी वैरायटी के सवाल पर आते हैं बच्चों। तीसरी वैरायटी का सवाल है मशीन गन वाली प्रॉब्लम बच्चों। टाइप 3 जो है वो मशीन गन वाली प्रॉब्लम है। इसमें आपको बुलेट का मास दिया जाएगा, फायर्ड बुलेट की वेलोसिटी दी जाएगी आपको, और या तो सवाल में नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड या पर मिनट दिया जाएगा और गन पर एवरेज फोर्स पूछा जाएगा, या फिर एवरेज फोर्स अगर देगा तो नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड या पर मिनट आपसे पूछा जाएगा। कंसेप्ट को सीख लीजिएगा। सपोज बच्चों ये एक मशीन गन है, यहां पर बुलेट्स की मैगजीन लगी होती है बच्चों, ये जिसमें बहुत सारी बुलेट्स भरी हुई होती है बच्चों। फिल्मों में देखा होगा आपने। तो इनिशियली बुलेट जो होती है ना बच्चों, वो रेस्ट में होती है, गन के अंदर है भाई, रेस्ट के अंदर है। और जब बुलेट को फायर करते हैं अपन, तो यहां पर एक फायर्ड वेलोसिटी होगी बच्चों, वो फाइनल वेलोसिटी होगी v अपने पास में। तो ये ध्यान रखना, मशीन गन वाली प्रॉब्लम के अंदर बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रखनी है आपको, और फायर्ड वेलोसिटी आपको फाइनल वेलोसिटी लेनी है। जब आप गन से फायर करते हैं बच्चों, तो गन जो होती है वो रिकॉइल होती है, मतलब पीछे की तरफ जाती है। तो अपन क्या करते हैं, जब गन चलाते, बुलेट जब चलाते हैं तो गन को हमेशा यहाँ शोल्डर पर टिका लेते हैं बच्चों, टिकी होती है यहां पर। आपने फायर किया तो गन पीछे जाती है, तो हमारा कंधा उसको सपोर्ट करता है, तो हमारा कंधा उस पर एक एवरेज फोर्स लगाता है बच्चों आगे की तरफ। तो यहां से नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड, अगर एवरेज फोर्स गिवन होगा तो नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड या पर मिनट पूछेगा, या नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड पर मिनट अगर गिवन होगा तो एवरेज फोर्स ऑन गन पूछा जाएगा आपसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना होगा बच्चों यहां पर चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट। एक बुलेट का मोमेंटम चेंज आपको निकालना होगा, होगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल तो 0 है, फाइनल v के बराबर है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट आएगा बच्चों mv के बराबर। ठीक है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स। तो भैया एक का पता है, n का चाहिए, n से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको बताया भाई एवरेज फोर्स इज इक्वल टू होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो ये हो जाएगा mvn अपॉन डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले को अब ऐसे लिख देते हैं अपन, f एवरेज इक्वल टू बनेगा बच्चों mv इंटू n अपॉन डेल्टा टी। ये n अपॉन डेल्टा टी जो होता है बच्चों, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बन गया स्टैंडर्ड एमटीआर। अब इस पर बेस ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको एमटीआर बना लीजिए। और कैसे सवाल जैसे पूछा गया बच्चों, एआईपीएमटी का ही पूछा हुआ सवाल आपको बता देता हूं। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या करेगा बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए मशीन गन का मास भी दे देता है। ठीक है, जैसे सवाल पूछा गया था ना, तो सवाल ऐसे दिया था, अ मशीन गन ऑफ 5 kg, मशीन गन का मास 5 kg दे दिया गया। ठीक है, 50 ग्राम बुलेट्स, बुलेट का मास आपको दे दिया 50 ग्राम, फायर्ड विद वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे बोला इफ एवरेज फोर्स ऑन गन इज 200 इन न्यूटन, फाइंड नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर मिनट पूछ लिया गया बच्चों। अब सिंपल सी बात है यार, आपको एवरेज फोर्स दे रखा है, फॉर्मूला आपके सामने, तो यहां तो रख दो आप 200। बुलेट का मास 50 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना नहीं भूल जाए बच्चों। फायर्ड वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 1000 टी आपको दे रखी है। नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकंड की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1000 से 1000 मर जाएगा, तो n अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 4 बुलेट्स पर सेकंड आपको मिलेगा। पर आपसे पूछा गया पर मिनट, ये तो पर सेकंड आया है, तो पर मिनट निकालने के लिए आपको 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा।
तो जवाब बनेगा 240 बुलेट्स पर मिनट हमारा आंसर बनेगा। ये एनसीईआरटी का सवाल भी है और एआईपीएमटी का पूछा हुआ सवाल भी है। पर ध्यान रहे, गन का मास यहां पर यूजलेस डाटा होता है। गन का मास यूजलेस डाटा है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर गन का मास दे दिया, हम कंफ्यूज हो गए, क्या करें क्या नहीं करें। तो कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने पास में इंपल्स थ्योरम पर बेस्ड जनरली क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। पर कभी कभी सवाल ऐसे भी बन जाता है बच्चों, ध्यान से समझो। मैं जरा एक सवाल आपको बताता हूं, बड़ा प्यारा सवाल है वो भी। ऐसे दिया गया बच्चों कि एक 1 kg की डिस्क है जिसका मास आपको दिया 1 kg, ठीक है। उसको हवा में फ्लोट कराने के लिए नीचे से बुलेट को फायर कर रहे हो आप, नीचे से बुलेट को फायर कर रहे हो आप। वो बुलेट जाती है और टकरा कर रिबाउंड हो जाती है। अगर हम 10 बुलेट्स पर सेकंड फायर कर रहे हैं, 10 बुलेट्स पर सेकंड आप फायर कर रहे हैं, बुलेट का मास आपको दे दिया गया है 10 ग्राम। तो बताइए भाई कि इसको हवा में रोकने के लिए कितनी वेलोसिटी से आपने बुलेट्स को चलाया है। तो भैया आपने 1 सेकंड में 10 बुलेट फायर करी, कुछ ऐसा टकराई, वापस से लौट के आ रही है। 1 सेकंड के अंदर 10 बुलेट आपने फायर कर दिए। तो मुझे इतना मालूम है यार कि इस बुलेट का डिस्क का कोई ना कोई तो वेट होगा। अगर इस वेट को बैलेंस करने वाला कोई एवरेज फोर्स अगर मुझे ऊपर मिल जाए तो पक्की बात है कि ये डिस्क हवा में फ्लोट कर जाएगी। तो इस एफ एवरेज को आपको बराबर करना होगा डिस्क के वेट से। और एफ एवरेज की वैल्यू क्या होती है बच्चों? mv इंटू एन अपॉन डेल्टा टी के बराबर होती है। बुलेट का मास कितना बच्चों? 10 ग्राम। उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। v मुझे पता नहीं है। नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड आपको दे रखिए 10। डिस्क का मास 1 kg और g की जगह 10। एक 10 से एक 10 को मार दीजिए तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1000 इधर चला गया, 10 नीचे आ जाएगा। तो 100 मीटर पर सेकेंड से आपको बुलेट फायर करनी पड़ेगी। तो आप यहां से बुलेट की वेलोसिटी निकाल कर दे दिया आपने। तो जो सवाल है ना बस उसको, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है ये समझ लीजिए जरा ध्यान से। ओ सॉरी, एक मिनट, बुलेट का मोमेंटम चेंज मैं गलत लिख गया, गलत कर गया हूं। कॉन्सेप्ट तो देख लीजिए जरा ध्यान से। यहां पर बुलेट क्या टकराकर वापस आ रही है बच्चों, तो एक बुलेट का मोमेंटम चेंज जो आएगा वो 2mv बनेगा, ध्यान रखना। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो 2mv इंटू एन आएगा बच्चों, ठीक है। टोटल चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो इतना आएगा, एक का नहीं आएगा बच्चों। तो यहां पर आएगा 2mvn अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ड्यूरेशन, और ये mg। अब आप सवाल को सॉल्व करो तो 2 इंटू 10 ग्राम 1000, v मुझे पता नहीं, ये 10 है, ये 1 kg और g की जगह 10। 10 से 10 को मार दीजिएगा तो v इक्वल आ जाएगा बेटा 1000 डिवाइडेड बाय 20। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड से चलाना पड़ेगा। ये करेक्ट आंसर होगा बच्चों। वो पहले मैंने गलती कर दी थी और गलती ऐसी होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम बुलेट वाला मशीन गन वाला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। उसमें बुलेट टकराकर वापस नहीं आती है भाई, उसमें तो जा रही है सीधी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल अपने पास में फायर्ड वेलोसिटी है। यहां बुलेट टकराकर वापस लौट रही, तो एक बुलेट का मोमेंटम चेंज 2mv के बराबर बनेगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो बनेगा 2mv इंटू एन के बराबर बनेगा। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स की जगह पर आपने ये रख दिया बच्चों, कंपैरिजन कर लिया, आंसर आ गया हमारे पास। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चों। अच्छा सवाल है ये एक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी पॉइंट नंबर 4 है शायद ये। अब जो भी पॉइंट है देख लेते हैं जरा। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगर देखते हैं बच्चों तो आपको पता है कि एफ एक्सटर्नल वेक्टर बोलो या एफ एवरेज बोलो, डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। और अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है बच्चों तो यही फोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स बन जाता है। इंस्टेंटेनियस डीपी वेक्टर अपॉन dt के बराबर बन जाता है। अब अगर मैं ये कहता हूं बच्चों कि इफ एफ एक्सटर्नल वेक्टर ऑन सिस्टम अगर 0 है,
समझिएगा इसको, क्योंकि यहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो सवाल गलत होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो भैया देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो आएगा वो जीरो ही आएगा, क्योंकि जब फोर्स ही जीरो हो गया तो डेल्टा पी भी जीरो ही आएगा। इसका मतलब है देयरफॉर सिस्टम का जो मोमेंटम होगा बच्चों वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का मतलब होता है कंजर्व्ड होना। कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों यहां कंजर्व्ड होना, तो यहां पर ये कंजर्व्ड हो गया बच्चों। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं, इंपॉर्टेंट नोट लगाकर यहां पर ये बात लिखी जाएगी अब कि व्हेन एफ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल्स टू 0 ऑन सिस्टम, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होगा वो कंजर्व्ड होगा, सो दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ, COLM लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सिस्टम। सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा बच्चों। जैसा मैंने कहा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यहां पर, और वो पूरे पूरे चांस रहते हैं, गारंटी देता हूं कि जिस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं बता रहा हूं यहां पर, वो अगर पूछा गया बच्चों तो 95% स्टूडेंट इसका गलत आंसर ही टिक करके आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। फॉर द सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ, लीनियर मोमेंटम लॉ is equivalent to which law of motion? ऑप्शन देगा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और चौथा देगा नन। बोला कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ सिस्टम के लिए जब होता है, फॉर द सिस्टम, वो किस लॉ के इक्विवेलेंट है? तो बच्चा तुरंत कहता सर सेकंड लॉ के इक्विवेलेंट है। क्यों? बोले सर आपने ही बताया था फ्रॉम सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से आपने ये बात प्रूव की है यहां पर, तो सेकंड लॉ के इक्विवेलेंट होगा। तो आपको -1 नंबर जो होगा वो गिफ्ट में मिलने वाला है। आपको पॉइंट नंबर 4 तो याद रहा, पर पॉइंट नंबर फर्स्ट याद नहीं रहा। पॉइंट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स देता है भाई, और सेकेंड लॉ अगर फोर्स देगा, सिस्टम पर फोर्स अगर दे देगा, तो भैया सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड ही नहीं होगा। सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व तब होता है जब सिस्टम पर फोर्स जीरो होता है, और फोर्स जीरो करने का मतलब सेकंड लॉ को जीरो कर देना, तो ये गलत आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर होता थर्ड, क्योंकि कोई भी मान लो 2 मासेस हैं अपने पास में, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव नेचर का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बच्चों। अब अगर इन दोनों मासेस को मैंने एज ए सिस्टम कंसीडर किया, तो ये फोर्स जो होगा वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। जो म्यूचुअल इंटरेक्शन इनके बीच में हो रहा है वो होगा इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा लगाया गया फोर्स। जैसे मान लो यहां कोई बॉडी है, मैं एक एक्सटर्नल सोर्स हूं, मैं आकर इसको धक्का मार दूं, तो वो एक्सटर्नल सोर्स ने फोर्स जो लगाया है वो उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। यहां तो हो क्या रहा है, ये 2 मासेस सिस्टम के पार्ट हैं दोनों। जैसे मैं एक सिस्टम हूं, तो मेरे 2 हाथ और मेरी कमर, ठीक है, या एक हाथ एक कमर मान लो, तो अगर मैं अपने हाथ से इस कमर पर धक्का लगाऊं तो क्या मैं चल दूंगा? नहीं, क्योंकि सिस्टम के ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, तो वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। मैं चलूंगा तभी जब कोई एक्सटर्नल सोर्स से मुझ पर फोर्स लगे, तब मैं आगे मूव कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और ये म्यूचुअल इंटरेक्शन जो होता है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन होता है बच्चों।
यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अपने पास में सिस्टम पर समझदार व्यक्ति कोई हो, ठीक है, तो एक साल उसने ये सवाल पूछ लिया, मान लो अब अगले साल कह दे फॉर द बॉडी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ इज इक्विवेलेंट टू विच लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों यार पिछली साल ये सवाल पूछा, अब इतने कौन गौर करेगा यार बच्चों की यहां बॉडी दिया या सिस्टम दिया। तुम गौर करना, पर तुमने अगर गौर नहीं किया तो आंसर गलत चला जाएगा, क्योंकि आपने अगर ना बॉडी देखा ना सिस्टम, बस देखा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ, किस लोग बोले सर ने बताया था थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट, तो यहां गलत हो जाएगा। अब आंसर जाएगा फर्स्ट। तो इसलिए बॉडी और सिस्टम दोनों को ध्यान से देखना। सिस्टम देगा तो थर्ड लॉ जाएगा, बॉडी देगा तो फर्स्ट लॉ जाएगा। फर्स्ट लॉ क्यों गया बॉडी के लिए? क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट स्टेट में ही रहेगी, मोशन स्टेट में है तो मोशन स्टेट में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो अगर कोई बॉडी मान लो रेस्ट स्टेट के अंदर है तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं होगा। पर अगर बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन इसी को कहते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसका मोमेंटम mv कांस्टेंट होगा, तो फिर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं है ना। तो फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब उसका मोमेंटम कांस्टेंट है। जब तक कोई फोर्स नहीं तब तक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जाएगा, ध्यान रखना, बॉडी के लिए। एक और पॉइंट सेकेंड लॉ पर है बच्चों, हाँ जी, फिफ्थ नंबर का पॉइंट है। एक बार सवाल पूछा गया कि विच लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो सुन लीजिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों है? बिकॉज करके रीजन भी लिख देता हूं। बिकॉज वी कैन डिराइव फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन with the help of second law of motion। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि उस लॉ से आप फर्स्ट और थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हो। जैसे मैं कहूं, अगर मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, अब आपने कहा इस बॉडी पर फोर्स जीरो है। भाई फोर्स जीरो है तो इस बॉडी की दो सिचुएशन बनेगी, या तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी, या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना, फोर्स जीरो होना। या तो ना वेलोसिटी है, ना एक्सेलरेशन है, ना फोर्स है। तब ये तो चलो रेस्ट कंडीशन हो गई, पर ये तो मोशन कंडीशन है यार, ये यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन। तो फोर्स जीरो करने का मतलब क्या? सेकंड लॉ, कि सेकंड लॉ से आपने F = dp/dt पढ़ा है ना भाई, तो फोर्स को जीरो, ये सेकंड लॉ ही तो होता है। तो सेकंड लॉ में मैंने क्या किया? फोर्स को जीरो किया तो मोमेंटम कांस्टेंट मिला। इसका मतलब बॉडी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रही है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम ये कहते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। भाई जैसे कि दो बॉडी मैंने कंसीडर करी है बच्चों, इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2। सिस्टम अगर कंसीडर कर लिया तो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है इन सब मोमेंटम का सम जो होगा, वो मोमेंटम चेंज जो होगा वो जीरो आएगा, मोमेंटम चेंज। तो इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, p1 + p2 = कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब p1 वेक्टर = -p2 वेक्टर हो जाएगा। अब p1 का मतलब क्या? फर्स्ट बॉडी मोमेंटम चेंज, ठीक है। मोमेंटम चेंज अगर देखो तो उसका वैसे भी लिख सकते थे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी = चेंज इन ऑफ सेकंड मोमेंटम। अगर मैं टाइम इंटरवल से दोनों साइड पर डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, ये बनेगा फोर्स ऑन सेकंड बॉडी। दिस इज द एक्शन रिएक्शन लॉ, और यही थर्ड लॉ है बच्चों।
तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी प्रूव कर सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी प्रूव कर सकते हो, इसलिए सेकंड लॉ को ही रियल लॉ ऑफ मोशन बोला गया। सेकंड लॉ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैं आपसे यहां डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। अगली क्लास के अंदर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को समझेंगे, और फिर बाद में जाकर कहीं पढ़ेंगे हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि इस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कब इनर्शियल कब नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो अगली क्लास में शुरू हो पाएगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।